वेलकम बैक टू बच्चों साइंस क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ मैकेनिक्स में यूनिट थर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट फर्स्ट और सेकंड के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाना, आपको उस प्लेलिस्ट में यूनिट फर्स्ट और सेकंड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड की मैं बात करूं तो आपके पास यहाँ पे 2 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, सेकेंड चैप्टर है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, इसका रेशो सेम ही रहता है, 1.5 मार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, और 3 मार्क्स के भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। दोनों चैप्टर की मैं बात करूं तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के भी देखोगे ना तो आपको वहां पे आइडिया लग जाएगा, कि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है ना, तो इन दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल स्किप नहीं करना है अपने को। मैं एट द एंड, लेक्चर के एंड में आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल्स एक बार देख के जाना है। ठीक है, क्वेश्चंस की हम बात करें तो अगेन आपके पास यहाँ पे 1.5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस है। पहले हम बात करेंगे 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स को डिफाइन करना है, यहाँ पे नॉर्मल आपको डेफिनेशन लिखनी है। ऐसे फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट के टुवर्ड या अवे एक्ट होते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्सेस के कोई 2 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। और आपको याद हो तो हमने जब सेंट्रल फोर्स का स्टडी किया था तो हमने वहां पे समझा भी था कि जहां पे आर्क का फैक्टर आता है वो सेंट्रल फोर्स की तरह एक्ट करता है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ G m1m2/r²। ठीक है, इसी तरह से कोलंबियन फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2/r²। आर का फैक्टर आ रहा है ना। रीस्टोरिंग फोर्स हुआ, तो ऐसे फोर्सेस जहां पे आर का फैक्टर आता है हम उनसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सेंट्रल फोर्स होंगे। ठीक है, तो एनी 2 एग्जांपल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेटमेंट ऑफ कैप्लर्स प्लैनेटरी मोशन। ओके, कैप्लर्स रूल अपने चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाना, अब सेंट्रल फोर्स की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे कैप्लर्स रूल के नेम से एक लेक्चर अवेलेबल है। वहां पे हमने 3 रूल्स का स्टडी किया था। 3 रूल्स की हम बात कर रहे थे, ऑर्बिट रूल, एरिया रूल और टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों रूल्स के केवल स्टेटमेंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोचेस। ये इसका आंसर आपको मिलेगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग में। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हम क्लोजेस्ट अप्रोचेस डिस्टेंस की हम बात करते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग अभी अपने चैनल पे अवेलेबल नहीं है, बट यदि आपको नीड है रदरफोर्ड स्कैटरिंग वाले टॉपिक की अभी, तो आप यदि इस तरह की टीचिंग से सेटिस्फाइड हो, जिस तरह से मैं अभी आपको ओरली बोल के समझा रही हूँ, सामने आके नहीं पढ़ा पा रही, देखो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं अभी बोर्ड का सेटअप नहीं कर पाऊंगी, बट आप इस तरह से जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, इस तरह की टीचिंग से यदि आप सेटिस्फाइड हो तो मैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद जब हम पूरा वापस अगेन सेटअप पे आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर अगेन मैं वो लेक्चर अपलोड कर दूंगी ऑरली पढ़ा के। ठीक है ना, बट अभी यदि आई रिपीट अगेन, यदि आप अभी इस तरह की टीचिंग से सेटिस्फाइड हो, समझ आ रहा है आपको, तो मैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग अपलोड कर दूंगी। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड गिव फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। आपको क्या करना है, डैम्प्ड ऑसिलेटर में क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करना है और उसका फॉर्मूला राइट डाउन करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको मिलेगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ठीक है, उस वाले चैप्टर में आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। आपको एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन यहाँ पे लिखना है। जनरली इस क्वेश्चन की हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। रिलेशन क्या निकल के आता है, dz/dt इक्वल टू टो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अगेन ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपको डिफाइन करना है, SHM क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कैप्लर सेकंड रूल। आपको कैप्लर सेकंड रूल इंपॉर्टेंट है। देखो, कैप्लर सेकंड रूल जनरली आता भी है, 1.5 मार्क्स में भी आ जाता है, और इसी से 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनता है। वो मैं आपको बता दूंगी कि 3 मार्क्स में यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इनको एक बार देखते जाना। डिफाइन सेंट्रल फोर्स, राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ कैप्लर प्लैनेटरी मोशन, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोचेस को आपको डिफाइन करना है। डिफाइन एंड गिव द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर फॉर डैम्प्ड ऑसिलेटर। ध्यान रखना है, डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए डिफाइन करना है। एंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क आपको राइट डाउन करना है।
स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करना है, एसएचएम क्या होता है उसको डिफाइन करना है, एंड स्टेट द केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन के सेकंड रूल को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे बढ़े हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 मार्क्स में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ही रदरफोर्ड स्कैटरिंग का लिखा है, बिकॉज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है यहाँ से। इस वाले चैप्टर से रदरफोर्ड स्कैटरिंग से 2 या 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग को आपको डिफाइन करना है एंड डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग। बेसिकली यहाँ पे आपको रिलेशन निकालना है स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर को हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग को डिफाइन करना है और इसके साथ साथ रिलेशन डेराइव करना है किस किस के बीच में, स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच में। रदरफोर्ड स्कैटरिंग स्किप नहीं करके जाना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रदरफोर्ड स्कैटरिंग से बनता है वो है स्टेबलाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। इम्पैक्ट पैरामीटर b और स्कैटर्ड एंगल फाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये रिलेशन आपको यहाँ पे डेराइव करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोचेज ऑफ ए प्रोटॉन ऑफ एनर्जी v इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी गिवन है। if it moves toward a nucleus, if it is move toward the nucleus of atomic number z, आपको atomic number z गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोचेस डिस्टेंस। अगेन ये क्वेश्चन कहाँ का है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग का है। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग से जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आप रदरफोर्ड स्कैटरिंग स्किप मत करके जाना इस वाले चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट r इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा एंड हाउ does the path of a moving body depends on eccentricity in Cartesian coordinate। एसेंट्रिसिटी पे किस तरह से ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसका कंप्लीट आंसर आपको चैनल पे मिल जाएगा। सेंट्रल फोर्स की नेम से प्लेलिस्ट है, वहां पे हमने ये इक्वेशन डेराइव कर रखी है, ओके। और एसेंट्रिसिटी की डिपेंडेंसी भी हमने शो की है वहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बेसिकली हम बात करें तो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन की हर एक स्टेप हमने अच्छे से सिंप्लीफाई की है। आप बुक से पढ़ोगे तो बुक में डायरेक्ट स्टेप्स पे वहां पे स्विच हो रखा है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स आपको समझ नहीं आएंगे, बट आप यदि लेक्चर अटेंड करते हो तो आपको वहां कहीं कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बड़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। आपको दिख तो रहा है ना, देखो डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन and obtain the equation। I repeat again, discuss the motion of a particle। आपको motion of a particle पे discuss करना है under the influence of gravitational interaction के influence में, and obtain the equation। और equation आपको obtain करनी है किसकी, ऑर्बिट की, and obtain the equation of the orbit and also explain physical meaning। इसका आंसर भी चैनल पे अवेलेबल है। सेंट्रल फोर्सेज में शायद अपना एक ही टॉपिक स्किप्ड है, ओनली रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो यदि आप इस तरह की टीचिंग से सेटिस्फाइड हो तो मैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और बाद में जब मेरा सेटअप हो जाएगा तो मैं ऑरली भी आपको आकर पढ़ा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पे आपको डिस्कस करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, एंड डेराइव द केपलर सेकंड लॉ फॉर द मोशन ऑफ सैटेलाइट। इसका आंसर भी अपने चैनल पे अवेलेबल है, सेंट्रल फोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन डिड्यूस करना है सेंट्रल फोर्स के अंडर यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस के अंडर कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो प्लेन में मोशन करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करता है, वहां पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाला है। तो ये ऑल आर प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, ठीक है ना। तो ये जो सेंट्रल फोर्स, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपके लिए, ठीक है ना। इसमें टॉपिक्स भी अच्छे हैं और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगेन ये 3 मार्क्स में भी आता है, बट 3 मार्क्स में अगेन सुनो अच्छे से, एंड डेराइव केपलर्स एरियाज रूल। इट मीन आपको सेकंड रूल को यहाँ पे डेराइव करना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर से है। देखो छोटा सा चैप्टर है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपके पास यहाँ पे लिमिटेड टॉपिक है। लिमिटेड टॉपिक की हम यहाँ बात करें तो सिंपल, एक तो एसएचएम है,
एसएचएम के मोशन की यहाँ बात करते हैं हम, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की हम बात करते हैं, वहां पे पावर डिसिपेट निकालते हैं, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की हम बात करते हैं वहां पे, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है, और इसमें लिमिटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार आप क्वेश्चंस देख लीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर डिस्कस करना है, कौन सा वाला, डैम्प्ड पे, ठीक है। एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द लो, क्रिटिकल एंड ओवर डैम्प्ड कंडीशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। देखो यहाँ पे हम तीनों ही कंडीशन का स्टडी करते हैं, लो, क्रिटिकल एंड ओवर, ठीक है। इसका एक डेरिवेशन पार्ट है, डेरिवेटिव पार्ट है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। और इस तरह की टीचिंग से सेटिस्फाइड हो तो मैं इसका आंसर भी अपलोड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर भी इस तरह से मैं लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगी, बट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो मुझे, तब मुझे समझ आएगा। आप जैसा बोलते हो, मेरे पास किसी भी स्टूडेंट का कमेंट आता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं या तो उसको रिप्लाई करती हूँ या फिर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती हूँ, ठीक है ना। तो देखो, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से क्वेश्चन क्या बन रहा है, डिस्कस अ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन टू टाइम फॉर द लो, क्रिटिकल एंड ओवर डैम्प्ड कंडीशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है इसके अंदर, तीनों ही कंडीशन आपको डिफाइन करनी है। देखो इसी से एक क्वेश्चन क्या बनता है, अगेन देखो, What do you mean by damped harmonic oscillator? Damped harmonic oscillator से बनता है यहाँ से, ठीक है ना। And derive the expression of displacement, आपको displacement के लिए derive करना है, but only यहाँ पे आपको low damped harmonic oscillator के लिए करना है। अब क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे low, critical and over तीनों की बात कर रहे थे, ठीक है ना। बट जैसे हमने नीचे वाले क्वेश्चन पे आए तो नीचे ओनली आपको केवल low damped harmonic oscillator की ही बात करनी है, ओवर और क्रिटिकल की हमें यहाँ बात नहीं करनी। तो damped harmonic oscillator के तीनों केसेस आपको पढ़ के जाने हैं। जनरली यहाँ से लो ही पूछा जाता है और कभी कभी तीनों ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। डेराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, एसएचएम के लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन डेराइव करनी है। अगेन ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है एक, ठीक है। एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए एंड टाइम पीरियड, तीनों के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन डेराइव करना है, ठीक है। बहुत सिंपल से डेरिवेशन है, आप पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि रियली में ये इतना इजी है क्या। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर और कपल्ड ऑसिलेटर, ये तीनों चैप्टर मेंशन है आपके सिलेबस में, ठीक है। डैम्प्ड पढ़ोगे तो अपने आप आपको ड्राइवन समझ में आ जाएगा, ड्राइवन और कपल्ड में, इनमें भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बेसिकली बहुत इजी से डेरिवेशन है। तो स्किप मत करके जाना, ठीक है ना, पढ़ के जाना है, कुछ भी स्किप नहीं करके जाना। और स्पेशली क्वेश्चन तो अपने को देख के ही जाना है। पहले भी बोला मैंने, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले भी बोला है कि इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जांपल्स आता ही आता है। ध्यान रखना, सेंट्रल फोर्स के चैप्टर से या फिर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर से एक एग्जांपल आता ही आता है। मैंने यहाँ एग्जांपल्स वैसे मेंशन कर दिए, देख लेना। एग्जांपल नंबर 4, ये मैं बात कर रही हूँ, ये जो फर्स्ट एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ये सेंट्रल ऑफ फोर्स वाले चैप्टर के हैं, ठीक है ना। मेंशन कर देती हूँ मैं, ये सेंट्रल फोर्स चैप्टर के हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेंट्रल फोर्स वाले चैप्टर के, सेंट्रल फोर्स, और जो नीचे वाला है वो आप समझ जाना, जो सेकंड चैप्टर है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, उससे है, ठीक है ना। तो देखो एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 292, सीबीएच पब्लिकेशन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है ना। सीबीएच पब्लिकेशन में एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 12 और एग्जांपल नंबर 16, ठीक है। आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं, बट एग्जांपल आता है यहां से, ठीक है ना। 4, 7, 8 एंड 12 एंड 16, ठीक है। नेक्स्ट जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है वहां से भी आप एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 19 और 21, ठीक है। 9, 17, 18, 19 एंड 21, इन एग्जांपल्स को देख के ही जाना है। 3 मार्क्स में यहां से एक एग्जाम्पल आ ही जाता है, ठीक है। तो इस तरह के यूनिट 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आई थिंक अब तो आपको समझ आ चुके होंगे। मैंने इसकी पोस्ट भी कर दी है, आप पोस्ट में देखना। फिर भी वहां कोई दिक्कत आ रही है तो मैं और अगेन मैंने आज मॉर्निंग में ही पोस्ट की है। एक तो मैंने कल नाइट में पोस्ट की थी 12 या 12 के आसपास, ठीक है। फिर वो वहां पे क्वालिटी इशू आ रहा था तो मैंने मॉर्निंग में अगेन रिपीट की है, यही पोस्ट मैंने वापस की है। देखो फिर भी आपको कोई दिक्कत आता है तो इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं इंस्टा पे आपको पर्सनली ये जो पिक्चर्स हैं इनकी वो शेयर कर दूंगी, क्योंकि वहां पे जैसे पोस्ट करते हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी वहां पे डाउन हो जाता है, ठीक है ना। फिर भी एक बार आप देख लो, आई थिंक अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यूनिट 3 में नहीं है ना दिक्कत।
और यदि आप इस तरह की टीचिंग से सेटिस्फाइड हो तो मुझे कमेंट करके कमेंट कर दो, और जो जो टॉपिक्स में आपको अभी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं लेक्चर्स आपके एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगी। लाइक जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग रिमेनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 टाइप से वहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। डैम्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, यहाँ पे तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लो, क्रिटिकल एंड ओवर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। और हम चलते चलते यहाँ पे जो इनसे आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट यदि आप इस तरह की टीचिंग से सेटिस्फाइड हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ, उसके बाद मैं आगे डिसीजन लूं कि मुझे अभी करना क्या है। बिकॉज जो सेटअप अपन पहले कर रहे थे अभी थोड़ा उसमें इश्यू है, मैं उस तरह से बोर्ड के थ्रू आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी, बट इस तरह से यदि आपको समझ आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस तरह से लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना पेपर, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इंस्टा पे भी अपनी आईडी है, मैं बता देती हूँ, आप फॉलो कर लिया करो पेज को, और लेक्चर्स को लाइक भी कर दिया करो, लाइक शेयर, और इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को यदि अभी तक नहीं किया है, ठीक है। और इंस्टा पे अपना जो आईडी बना हुआ है मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ, वर्च्यू क्लासेस 99, इंस्टा पे ये आईडी है। आप यदि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नहीं बता सकते कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टा आईडी पे आप मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है अभी भी ये क्वालिटी इशू हो रहा है तो मैं पर्सनली इंस्टा पे आपको शेयर कर दूंगी इनकी पिक्चर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगेन, ठीक है। एक बार और आप देख लीजिए, ये दोनों ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने, ठीक है। ओके, थैंक यू।